के मॉडल पेपर हिंदी मॉडल पेपर की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न के अनुसार मॉडल पेपर करने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसी तरह के पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ ग्रामर के भी ऐसे ही प्रश्न आपके अपडेट गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए। पेपर का पहले ज़रूर जांचें कि हिंदी में आप लोगों के 30 मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं और साथ ही साथ सभी प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो 9630689598 इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो फिर से पूछे जा सकते हैं, संभावित और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री उपयोग नहीं है। श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथा या कहानी कथन और सारांशीकरण की बात करेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री उपयोग क्या नहीं होती है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। यानी आपके लिए जानना जरूरी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री का उपयोग क्या क्या होता है। देखिए, श्यामपट्ट होता है, फ्लैश कार्ड होते हैं, चित्रकथाएँ होती है, लेकिन कहानी का जो सारांशीकरण होता है यह उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री नहीं होती, यानी कहानी रचना के लिए सामग्री उपयोगी नहीं होती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाए। आई होप सभी लोग समझ अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और एक भाषा के अध्यापक बन जाएंगे तो आपके लिए क्या बड़ी चुनौती होगी। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना या बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना या भाषा संसाधनों का अभाव। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, ये एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वह बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये संभावित प्रश्न है कि पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है। वर्णमाला से होना चाहिए, कहानी से होना चाहिए, कविता से होनी चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है। अक्सर आप लोग वर्णमाला करते हैं कि पहला छोटा सब चीज़ यहीं से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वह अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न था, तो सीटेट में अर्थपूर्ण सामग्री को सही माना गया है, तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा पुस्तक में हाथ लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताकर व्याख्यान करते जाना, इस शिक्षण प्रणाली का नाम क्या होगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। यानी कि सबसे पहली बात कि वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताकर व्याख्यान अगर शिक्षक कर रहा है तो वह शिक्षण प्रणाली सूक्ष्म होगी, ज्ञातव्य होगी, असंगठित होगी या व्याख्या होगी। तो स्वाभाविक बात है, अगर कोई अध्यापक अध्यापिका शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ वाचन कराया जा रहा हो और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना, जो इस शिक्षण प्रणाली का अंश हो। तो पीबी व्यापम ने इसको सूक्ष्म प्रणाली को सही माना है। जी हाँ, सूक्ष्म प्रणाली इसको सही माना है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटे छोटे, क्योंकि कठिन शब्दों का अगर अर्थ को बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, तो सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। तो व्यापम एएसवी जो है आपका, उसको फर्स्ट ऑप्शन सही माना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था। आपके अकॉर्डिंग किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, लिंक मैं दे दूंगा। टेलीग्राम में ऐसा होगा जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पे आपको सभी लोग जुड़ेंगे और सभी लोग वहाँ पे जो क्वेश्चन जो चीज़ें होंगी वो सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है। वहाँ से जिनका एग्ज़ाम आगे होगा तो उन चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर एक डेली आपको वहाँ पे अपडेट मिलेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए हैं, क्या हमें तैयारी करना चाहिए, सभी अपडेट मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है। छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से मतलब नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये थोड़ा निगेटिव हो जाएगा।
भाषा का प्रयोग की कुशलता का आकलन ये हो सकता है सरल प्रश्न पत्र बनाना। तो कहीं ना कहीं देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका, अगर भाषा प्रयोग और ये दोनों हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों को उत्तीर्ण करना, उन्नत करना ये भी शामिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रीजन ये दोस्तों कि भाषा के प्रयोग की कुशलता का आकलन करना ये भी आपको जरूरी है और सरल प्रश्न पत्र बनाना भी, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका। वैसे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए कि भाषा के प्रयोग की कुशलता का आकलन होना चाहिए। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन होना चाहिए। लेकिन व्यापम ने इसको डी माना है, सरल प्रश्न पत्र बनाना। आपके अकॉर्डिंग क्या है? हमारे अकॉर्डिंग तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम कैसा होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हिंदी भाषा, प्रादेशिक भाषा। और बता देता हूँ, ये जो राष्ट्र, मातृ और द्वितीय और प्रादेशिक भाषा है, एक प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो बालक, बालिका, छात्र छात्राओं को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि पहला जो बच्चा समझेगा वह मातृभाषा में ही समझेगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या नहीं होता है? यानी आपके लिए जानना जरूरी है कि भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या क्या होता है। बोलकर अभिनय अभिव्यक्ति बताना होता है, दूसरों को सुनकर समझना भी होता है, और पढ़कर अर्थ ग्रहण भी होना है। क्योंकि ये जो तीनों दी गई हमारी पॉजिटिव दी गई हैं। लेकिन किताब खरीदना, तो शिक्षण का समान उद्देश्य यह नहीं होता कि किताब खरीद लें तो शिक्षण हमें प्राप्त हो जाएगा। शिक्षण का समान उद्देश्य होता कि बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, या ये सभी हो जाएंगे? तो मातृभाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? मानसिक विकास भी करना होता है, शारीरिक विकास भी करना होता है, बौद्धिक विकास, इन सभी पर विकास होगा। तो मातृभाषा का उद्देश्य होता है इन सभी का विकास करना, क्योंकि जब इन तीनों का विकास होगा तभी जो है बच्चे का अच्छे तरीके से वह शिक्षण ग्रहण कर सकता है। अगला है कि अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि इनमें से कौन सी होती है? खेल विधि, अनुच्छेदन विधि, अनुतरंग विधि, या अनुच्छेदन एवं अनुतरंग विधि, दोनों हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी आपकी खेल विधि होती है। क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं। आपको लेवल पर भी ध्यान में दिमाग में रखकर चलना है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ या I.K. डेविस जी हैं? सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय अगर के प्रवर्तक पूछा जाता है तो I.K. डेविस जी हैं। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही कर लेना, नो डाउट, एक नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि शिक्षक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, B.S. ब्लूम या B.O. स्मिथ? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो B.S. ब्लूम का ही नाम आता है। यानी यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो और भी इम्पोर्टेंट है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, तो कठोरता शब्द निगेटिव हो जाएगा। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, बिल्कुल सही बात है। और भाषा जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगा, ये भी सही बात। तो C और D ये दोनों हमारे सही दी गई हैं भाषा की प्रकृति के संबंध में, और भाषा की नियमन व्यवस्था ये भी सही है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है? B ऑप्शन, क्योंकि B ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करते हैं। कठोरता शब्द पेडागॉजी में निगेटिव है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव शब्दों और ऑप्शनों को समझना है, और जो चीज़ें यही समझेगा वही एग्जाम में अव्वल आएगा, ध्यान रखिएगा।
पढ़ने के साथ साथ कई चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं माइंड की मेमोरी में A to Z ये समझते जाइएगा और अंत तक अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। साथियों, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। क्या प्रयोग? मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग शिक्षक बन गए हैं और आप कक्षा में जाते हैं। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय आप किसका सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे? भाषा की समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का या शुद्ध उच्चारण का? सभी लोग बताइएगा। कहीं न कहीं देखिए एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वोत्तम प्रयोग की बात करेंगे। देखिए भाषा की समझ, ध्वनियाँ, शुद्ध उच्चारण ये आपको अलग दिख रहे हैं। लेकिन जो तीसरा टॉपिक है निरर्थक शब्दों का, ये आपको अलग ही दिखेगा, तीनों से डिफरेंट दिख रहा है और जो तीनों से डिफरेंट लिखे वही आंसर होता है। अर्थात एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते हुए सर्वोत्तम प्रयोग निरर्थक शब्दों का होता है। भाषा सीख रहे हैं तो निरर्थक शब्द बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये निरर्थक शब्द है। अगला प्रश्न, किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वयं सोचिए, जब आप कोई कार्य करते हैं उस समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए आनंद का या अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, उपभोक्ता का प्रकार का कार्य या उपभोक्ता प्रकार कार्य, निर्माणात्मक प्रकार कार्य, दोनों की बात करें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ही ड्रिल अभ्यास कार्य कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ड्रिल और अभ्यास कार्य। फर्स्ट ऑप्शन ही द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, चित्र द्वारा, संवाद द्वारा, खेल खेल द्वारा, लेखन द्वारा। हिंदी पेडागोजी बहुत ही नॉर्मल होती, थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को समझना है और ग्रामर पोर्शन तो थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा और जो जो चीज़ें पिछले ईयर में ग्रामर पूछेंगे उन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द आपके ग्रामर अपठित गद्यांश पद्यांश से शब्द पूछे जाएंगे, उनमें से ग्रामर आएगा। तो ग्रामर को आपको क्या बनना? डेप्थ बनना चाहिए, ठीक है, उनके एग्जाम्पल, उनकी परिभाषा बननी चाहिए। तो साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती, खेल खेल में की जाती। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी बालक बालिका किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन, प्रोजेक्ट। और ये चारों विधियों से एक प्रश्न आएगा, ये देखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा लेकिन ये इन विधियों से प्रश्न आएगा, एक नंबर पक्का होगा यहीं पर, आगमन, निगमन, प्रदर्शन या प्रोजेक्ट विधि। तो जब प्रयोगशाला कार्य पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट पे नहीं करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट और का प्रयोगशाला संबंधित हो जाता है, लोगों को लगता है प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी जो है वह आगमन विधि का उदाहरण से नियम की ओर अनुसरण करता है, ये ध्यान रखना। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होनी चाहिए? व्याख्यान, समस्या समाधान, आगमन या निगमन। देखिए प्राथमिक कक्षा में, तो प्राथमिक कक्षा में नियम बता देना, याद करा देना जरूरी नहीं है, व्याख्या भी नहीं है, समस्या समाधान भी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी होती प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो एक हमारी देश से, वहाँ पे आपकी आगमन विधि सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को उदाहरण देकर समझाया जाएगा तो बच्चा समझ जाएगा। और उदाहरण ऐसा देना चाहिए जैसे बच्चे को जीवन से संबंधित हो, जो बच्चा देखता सुनता आ रहा हो, घर में ऐसा चीज़ें उदाहरण दीजिए, उसके बच्चे के आसपास हो वो चीज़ें, तभी बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इनमें से धनहीन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धनहीन मतलब धन से हीन, तो से कहा रहा तो कहीं से का अर्थ मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। और समास से पूछा जाता है, तत्पुरुष समास में पहला ही पद प्रधान होता है, जैसे नेत्रहीन, इसमें नेत्र से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, दयाहीन में भी तत्पुरुष होगा। तो दया शून्य शब्द या दया से शून्य समास विग्रह होता है। तो इन चीज़ें हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यानपूर्वक समझना है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्याएं कितनी होती? 40, 47, 31, 33। तो मूल व्यंजन सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तो सरल भी प्रश्न आएंगे, घबराइए मत। इनमें से धात्विक शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, अयादि, व्यंजन, यण। तो धात्विक शब्द दिया गया, धात्विक मतलब इसमें कहीं ना कहीं यण स्वर संधि की बात होगी। और इसमें क्या होता है? ऊ धन ई और वा धन ई,
जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे यण स्वर संधि होती है। अगला है निम्न में से मुहावरा आगे का पैर पीछे पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? तो आगे का पैर पीछे पड़ना का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। मूर्ख होना, स्वार्थ सिद्ध होना, विपरीत गति या दशा में पड़ना, कल्पना या ख्वाब में घूमना। तो आगे का पैर पीछे पड़ना मतलब विपरीत की बात हो रही ना कहीं। आगे का पैर पीछे, तो आगे और पीछे यहाँ पे विपरीत की बात हो रही, तो कहीं नहीं विपरीत गति या दशा में पड़ना ही आगे का पैर पीछे पड़ना कहला जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जो है दया का विलोम होगा? तो दया यानी करुणा, तो दया का अनुकंपा, करुणा, सात्वना या निर्दया। तो कहते हैं ना दयालु, कहते हैं बिल्कुल निर्दयी है, ठीक है, निर्दयालु है, निर्दयी शब्द होते हैं, मतलब दया का विलोम निर्दयता हो जाएगा, यानी क्षमा याचना इसके अंदर कुछ नहीं है। अगला है निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या यण स्वर संधि की बात करते हैं। तो निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो निराशा में प्रयुक्त जो संधि कहलाती है विसर्ग संधि कहला जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से ना। निराशा, निधन आशा हो जाए, क्या हो जाएगा इसका? निधन आशा। तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, ठीक है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जो संवारा या साफ ना किया गया हो। क्या शब्द दिया गया है? जो संवारा या साफ ना किया गया हो, अपमार्जित, अतार्किक, अजर या आचमन, क्या बोला जाएगा? तो जो संवारा या साफ ना किया गया हो उसको अपमार्जित कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपमार्जित। अगला है काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है, सभी लोग जानते हैं। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपयुक्त सभी विधि। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। तो मातृभाषा की प्रमुख जो शिक्षण विधि कहलाती है वह अनुकरण विधि कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है सभी। देखिए शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण होता है ना, वह ज्ञानात्मक पक्ष में भी होता है, भावात्मक में भी होता है और क्रियात्मक में भी होता है। अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकरण इन तीनों में होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन या प्रोजेक्ट विधि। तो आप सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, स्थूल मतलब बड़ा होता है। तो छोटे से बड़े की ओर जो शिक्षण सूत्र पालना होता है वह होता है हमारा निगमन विधि, ठीक है। मतलब नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण बड़ा हो जाएगा, नियम छोटा होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म मानी छोटे से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं निगमन विधि आ जाएगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, इनमें से अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते हैं, उसे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अशुलिपि, देवनागरी लिपि, श्रुतलिपि या सुलेखन। अब यहाँ पे दो चीज़ों में आपका कन्फ्यूजन होगा। अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कोई सुलेखन, लेकिन यहाँ पे श्रुत लिपि की बात करेंगे। श्रुत लिपि को सही माना गया है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो श्रुत लिपि को यहाँ पे सही माना गया है। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या होता है? छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ाना, छात्र की समस्याओं के लिए सांत्वना देना, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना, या छात्र की कठिनाइयों के लिए उसे सहानुभूति देना। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य जो होता है वही होता है कि छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना। सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाए।
तो यहाँ पर हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, जो पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न किए, कुछ संभावित प्रश्न भी किए हैं। A to Z इसी प्रकार से पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में भी इसी प्रकार से पूछा गया था, और आपके ग्रामर पोर्शन भी लगभग इसी तरह से ही पूछे जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग लग जाइए, प्रिपरेशन में समय बहुत कम है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, और हो सके तो हमारे इंस्टाग्राम पेज जयसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर लें, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन हो आप लोग वहां से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से इसलिए जुड़ना है क्योंकि जो पेपर होने वाले उनका फीडबैक वहाँ पे मिलेगा, क्या कैसे पेपर आया आपको, क्या आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो सभी डेली अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।